मॉर्निंग क्लास 12 कॉमर्स अकाउंटेंसी में आज हम लोग आपकी पार्टनरशिप के अगले चैप्टर पे आए हैं, यानी आपकी बुक का ये 5th चैप्टर है। वैसे फर्स्ट चैप्टर जो था ना वो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ गैर व्यापारिक संस्था वाला था, वो एक स्पेशल चैप्टर था। सेकेंड चैप्टर नॉर्मल पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप स्टार्ट कैसे होती है, उसके अकाउंट कैसे बनते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर में हमने ख्याति गुडविल निकालना सीखी थी, वो पुनर्गठन था, रिकंस्टिट्यूशन। और फोर्थ चैप्टर जो था वो एडमिशन ऑफ पार्टनर था, नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें एक साझेदार एक पार्टनर बिजनेस में आ रहा था। अब हम आपके बुक के 5th चैप्टर पे और पार्टनरशिप के 3rd चैप्टर पे आ रहे हैं, 4th चैप्टर पे आ रहे हैं। ये है साझेदार का निवृत्ति और मृत्यु, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। देखो ये मृत्यु डेथ, इसके बारे में तो सबको पता है, जो आया है वो जाएगा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे जा रहा है, लेकिन उसके जाने को, उसकी डेथ को हम रोक नहीं सकते। प्राकृतिक रूप से, नेचुरल बीमारी की वजह से, एक्सीडेंटली कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन दुनिया से जा सकता है, वहां हम किसी रीजन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, ठीक है। पार्टनरशिप में साझेदारी में अगर कोई साझेदार, अगर कोई पार्टनर अचानक किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में बिजनेस छोड़ के जा रहा है, अगर वो बिजनेस छोड़ के जा रहा है खुद अपनी इच्छा से, तो वो कहलाएगा साझेदार की निवृत्ति, रिटायरमेंट। और अगर उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये कहलाएगा मृत्यु, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी समझाऊंगा, ओरली जो भी होगा। देखो बेटा, एक बात ध्यान में रख लेना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है, ये आप लोगों को थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड मॉडल पे ध्यान देना पड़ेगा। इसमें आप थोड़ी सी थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि ये एक अटैच चैप्टर है, यानी अकॉर्डिंग टू ये बोर्ड एग्जाम इसके क्वेश्चन बहुत ही कम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके प्रैक्टिकल्स थोड़े से कम करेंगे, केवल बेसिक नॉलेज देकर मैं चैप्टर खत्म करूंगा, ज़्यादा नहीं, 2 या 3 वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर क्लोज करूंगा। आप इसके केवल बेसिक नॉलेज पे ध्यान दें। एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत कम, एटलीस्ट 10 to 15% कभी कभी पूछे जाते हैं, और पूछ भी लिए जाते हैं तो ये ऑप्शनल चैप्टर है, ये एडमिशन ऑफ पार्टनर के साथ अटैच, मतलब उसका क्वेश्चन तो 100% आता ही है, इसका बहुत कम पूछा जाता है, और अगर पूछा भी जाता है तो थ्योरी बेस्ड होता है। फिर भी हम इसके प्रैक्टिकल नॉलेज पर भी ध्यान देंगे, एटलीस्ट 3 या 4 वीडियोस में, ओनली 4 वीडियोस, ज़्यादा नहीं, कोशिश करूंगा 3 वीडियोस में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो टोटली 10 नंबर का 10 मार्क्स का है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देकर ये चैप्टर हम लोग क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। क्या है, जब कोई साझेदार, जब कोई पार्टनर व्यापार छोड़ के जाता है, बिजनेस छोड़ के जाता है, कोई भी कारण हो, कोई भी रीजन हो, मैं आपको रीजन समझाने वाला हूँ, कारण समझाने वाला हूँ। किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से अगर कोई साझेदार, कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो ये कहलाता है साझेदार की निवृत्ति, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हम इसे कहते हैं मृत्यु, डेथ ऑफ पार्टनर। ये दोनों कंडीशंस में अकाउंट सेम बनते हैं, सेम, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है पर अकाउंट सेम बनते हैं, हिसाब किताब सारी जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो सेम होती है, चाहे पार्टनर रिटायरमेंट ले या पार्टनर की डेथ हो जाए, उसका हिसाब किताब, उसका जो भी फाइनेंशियल मैटर होता है, उनका एडजस्टमेंट एक ही तरीके से होता है, दोनों का सिस्टम एक ही है। तो ये 2 अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है। सबसे पहली बात तो ये है, बस आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में अकाउंट्स दोनों कंडीशंस में सेम बनेंगे, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस आता है, थोड़ा नॉर्मली 2 या 3% चेंजेस आता है, ठीक है। तो 2 अलग अलग चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है, ठीक है। अब ध्यान रखना, आप तो जानते हो कि पार्टनरशिप जब स्टार्ट होती है ना, तो एक साझेदारी संलेख अकाउंटिंग का एक एग्रीमेंट तैयार होता है, जिसे आप पार्टनरशिप डीड कहते हो। आपको समझाया था मैंने। उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ है
कि साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है, पार्टनर रिटायर हो सकता है, तो सभी साझेदारों की सहमति से, सभी पार्टनर के एग्रीमेंट से वो बिजनेस छोड़ के जा सकता है। उसे अपने बिजनेस को छोड़ने के पहले दूसरे पार्टनर से सहमति लेना पड़ेगी। सारे पार्टनर एग्री हो गए तो बिजनेस छोड़ के जा सकता है। लिखित में, राइटिंग में वो लिखकर दे सकता है कि बिजनेस छोड़ के मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाती है साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब आप बोलेंगे सर कि वो क्यों जा रहा है, अच्छा वाला बिजनेस छोड़ के वो क्यों जा रहा है? ठीक है, डेट तो होती है, मानते हैं हम, डेट हो गई, ठीक है, चलता है, पर ये जा क्यों रहा है? मरने वाला मर गया, ठीक है, उसको तो वो रोक नहीं सकता, ठीक है, लेकिन जो अवकाश ग्रहण कर रहा है, रिटायर हो रहा है, ये क्यों रिटायर हो रहा है? भैया देखिए, सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप कोई गवर्नमेंट बिजनेस तो थोड़ी होता है कि गवर्नमेंट जॉब लग गया आखिर तक हमको यही रहना है, नहीं। और गवर्नमेंट भी एक एज के बाद रिटायर कर देती है, आप भी जानते हैं। पार्टनरशिप एक प्राइवेट बिजनेस होता है, ठीक है, और हर व्यक्ति, हर पर्सन कुछ ऊंचा सोचता है। हो सकता है कि उसे कोई गवर्नमेंट जॉब लग गई हो, भैया आपको राम राम, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, आप अपना बिजनेस देखो, ये भी तो हो सकता है। बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो मैं आपको रिटायरमेंट अवकाश ग्रहण के रीजंस, कारण समझा रहा हूँ। क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण, पहला रीजन है साझेदार की वृद्धावस्था, ओल्ड एज ऑफ पार्टनर। पार्टनर बूढ़ा हो गया हो, उसमें वो गट्स ना रहे हो, उसमें वो कैपेसिटी नहीं रही हो, क्षमता नहीं रही हो, एज बढ़ गई उसकी, 60 क्रॉस करने वाला हो, 50 के ऊपर वैसे भी आदमी बूढ़ा हो ही जाता है नॉर्मली, देखना आप, ठीक है। उसमें वो ताकत, वो क्षमता, वो कैपेसिटी नहीं रही जो पहले उसने बिजनेस ज्वाइन की थी तब हुई। अब वो आराम करना चाहता है, उसकी फैमिली के लोग बोलते हैं कि प्लीज आप रिटायर हो जाए, बहुत काम हो गया, आप अपना घर संभालें, घर पर रहे, बच्चों के साथ रहे, खुशी खुशी रहे। इस कारण से बिजनेस छोड़ के जा सकता है, एज ज्यादा हो गई, काम नहीं कर सकता, ठीक है, ये कारण हो सकता है। भाई 60 के बाद, 62 के बाद, 58, 60, 62 के बाद वैसे ही व्यक्ति को पर्सन को रिटायर होना ही पड़ता है, ठीक है। तो जब कोई साझेदार वृद्धावस्था की वजह से रिटायरमेंट, पार्टनर साझेदार ओल्ड एज की वजह से, वृद्धावस्था की वजह से बिजनेस छोड़ के जा सकता है, ठीक है। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कब तक रहना चाहता है। ऐसा नहीं है, पार्टनर बनने के लिए आप कितने भी साल की उम्र तक पार्टनर बन सकते हो, उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप, मेरी उम्र हो चुकी है, एज हो चुकी है, मैं बिजनेस छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो आप जा सकते हो, ये भी एक कारण है, ठीक है। दूसरा कारण है साझेदार की अस्वस्थता, इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर, ठीक है। मतलब पार्टनर अस्वस्थ है, कैपेबल नहीं है, थोड़ा बीमार है, प्रॉब्लम, हाथ पांव दुख रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ मेजर उसको बीमारी हो गई, ठीक है। किसी, मतलब बोलने का मतलब ये कि अगर वो अस्वस्थ है, ठीक है, बीमार है, तो वो बिजनेस छोड़ के जा सकता है। इलाज के लिए जो बाहर जाना है, दिया डॉक्टर ने मना किया है, ज्यादा काम नहीं कर सकता, जा सकता है, ठीक है। फिर है परस्पर मतभेद, म्यूचुअल डिस्प्यूट। इसका मतलब क्या होता है? उस पार्टनर का, उस साझेदार का बाकी के साझेदारों से, बाकी के पार्टनर से बन नहीं रही है, अनबन हो रही है, मतभेद हो रहे, झगड़े हो रहे, आपस में उनका मन मुटाव हो गया, ठीक है। आपस में वो एक दूसरे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उनके आपस में परस्पर मतभेद, एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे, ठीक है। तो अच्छा होगा भैया, मुझे अपने रास्ते जाने दो, मैं आपके साथ ज्यादा बिजनेस नहीं कर सकता, आप मेरा हिसाब कर दें, आपके रास्ते अलग है, मेरा रास्ता अलग है, मैं आपके बोलने के हिसाब से नहीं चलूंगा और आप मेरे बोलने के हिसाब से नहीं चलूंगा। इतने दिन हमने बिजनेस चलाया, लेकिन आप, मेरी आपसे नहीं बन रही है, तो प्लीज मुझे माफ करें, मैं जाना चाहता हूँ। ये भी एक कारण हो सकता है। फिर है अन्य व्यापार में जाने की इच्छा, डिजायर टू एंटर इनटू अनदर बिजनेस। ये साबित है कि हर आदमी की इच्छा अनंत होती है, अनलिमिटेड होती है। उसके दिल की जो इच्छा होती है, मन की जो इच्छा होती है, वो कुछ अच्छा करना चाहता है। देखो लेटेस्ट में क्या होता है, आप देखा किसी की पार्टी के विधायक पाला बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हमें यहाँ जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, अब हम पार्टी बदल लेंगे, होता है ना ऐसा।
ठीक है, कांग्रेस वाले बीजेपी में, बीजेपी वाले कांग्रेस में चले जाते हैं चुनाव के आते समय, क्योंकि वो कुछ अच्छा सोचते हैं। ठीक है, उन्हें लगता है कि हम इस पार्टी में जाएंगे तो हमारा अच्छा होगा, या उस पार्टी के लोग सोचते हैं इस पार्टी में जाएंगे तो अच्छा होगा। तो बिजनेस में भी तो ये हो सकता है, ये बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा, जैसा सोचा था वैसा प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो हमारा पार्टनर सोचेगा कि भैया मुझे दूसरे बिजनेस में जाना है, तो प्लीज मेरा हिसाब कर दो, आपका बिजनेस आपको मुबारक हो। ये भी तो हो सकता है। ठीक है, फिर मानसिक रूप से बेटर, मेंटल फिटनेस, थोड़ा दिमागी रूप से वो मजबूत नहीं है, उसका दिमाग काम करना बंद कर दे रहा, डिप्रेशन में है, मानसिक रूप से बीमार है, मेंटल सिकनेस है, काम नहीं कर पा रहा। ठीक है, इस वजह से वो बिजनेस छोड़ के जा सकता है, या और दूसरे पार्टनर उसे जाने के लिए तैयार करेंगे कि भैया तेरा दिमाग नहीं चल रहा, बिजनेस छोड़ के जा, घर बैठ के आराम कर। ठीक है, उसके अलावा दिवालिया होना, इंसॉल्वेंसी। दिवालिया, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, लायबिलिटीज बढ़ गई उसकी, और वो अपनी असेट्स को, संपत्ति को बेचकर कर्जा उतार नहीं पा रहा, दिवालिया हो गया। कोर्ट ने, न्यायालय ने उसे दिवालिया, इंसॉल्वेंस डिक्लेयर कर दिया। दिवालिया, इंसॉल्वेंस मतलब उसकी संपत्ति का मूल्य, असेट्स का मूल्य लायबिलिटीज से, दायित्व से कम हो जाता है, वो अपनी असेट्स, संपत्तियां बेचकर भी कर्जा उतार नहीं पाता। इसी कंडीशन में वो न्यायालय में, कोर्ट में जाता है, कोर्ट उसे दिवालिया, इंसॉल्वेंस डिक्लेयर कर देती है, और इसी कंडीशन में उसे बिजनेस छोड़ के जाना पड़ता है, साझेदारी का अंत हो जाता है, पार्टनरशिप एंड हो जाती है। ठीक है, और दूसरे पार्टनर बिजनेस को उसी नाम से आगे चलाते हैं, पर ये पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जाता है। ठीक है, फिर है फर्म लगातार हानि होना, कंटिन्यूअस लॉस। जिस बिजनेस में ये पार्टनर है वह लगातार हानि हो रही है, लगातार लॉस हो रहा है, ऐसी कंडीशन में साझेदार बिजनेस छोड़कर जा सकता है, पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा सकता है। ठीक है, उसका मन नहीं लग रहा, बोले भैया आपको तो लगातार नुकसान ही हो रहा है, फायदा होने की तो उम्मीद ही नहीं है, मुझे बिजनेस छोड़ के जाना है, मैं जा रहा हूं। फिर स्वयं का कारोबार करने की इच्छा, टू स्टार्ट ऑन बिजनेस, वो खुद का बिजनेस करना चाहता है, सेल्फ, दूसरों के साथ बहुत हुआ, अब मैं खुद का बिजनेस करूंगा, इसी कंडीशन में भी पार्टनर बिजनेस छोड़ के जा सकता है। इसके लिए उसे लिखित में एक नोट प्रस्तुत करना पड़ेगा, और सारे कारण उसे बताने पड़ेंगे कि ये कारण है, मैं इसकी वजह से बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ, तो अन्य साझेदार और अदर पार्टनर की सहमति से, एग्रीमेंट से बिजनेस छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन ये हमारे घर के मेहमान थोड़ी है कि सुबह आए शाम में चले गए, ऐसा नहीं है। ये एक पार्टनर है, ये एक साझेदार है, और वो जब बिजनेस में आया था तो उसने कैपिटल लगाई थी, प्रॉफिट में उसका हिस्सा था, लॉस में उसका हिस्सा था, गुडविल में उसका हिस्सा था, जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, जनरल रिजर्व, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, इस सब में उसका हिस्सा था। तो क्या ये सब छोड़ के जाएगा? नहीं, वो सब ये चीजें लेकर जाएगा। ठीक है, तो उसका हिसाब किताब करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसका एक हिस्सा था, उसका एक पार्ट था, उसका वह हिस्सा भी छोड़ के जाएगा, पार्ट भी छोड़ के जाएगा। बोलने का मतलब यहाँ भी कैलकुलेशन एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरह थोड़ा सा ज्यादा लेंदी होता है, लेकिन हम कैलकुलेशन करने का तरीका सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बेसिक नॉलेज हम इस चैप्टर का करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि चैप्टर ज्यादा ओवरलोड हो जाएगा, फिर आप बाकी चैप्टर्स में कंफ्यूजन आ जाएगा, इसलिए इसका एक बेसिक नॉलेज रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। और मैं आपको एक ऐसा नॉलेज दे दूंगा कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे कर लोगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा में 2-4 क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा। ठीक है, अब एक और चीज है, रिटायरमेंट, खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जाता है, अवकाश, और मृत्यु, डेथ, सबको पता है क्या होता है। एक और चीज होती है निष्कासन, एक्सप्रेशन। क्या होता है? 1932 एक्ट के अंतर्गत निष्कासन, एक्सप्रेशन का मतलब पार्टनर अब अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, अगर मर्जी से जा रहा है, खुद के हिसाब से जा रहा है, तो ये अवकाश है, निवृत्ति है, रिटायरमेंट है। लेकिन अगर उसे किसी कारणवश, किसी रीजन से निकाला जा रहा है, तो ये निष्कासन, एक्सप्रेशन। मतलब अगर किसी साझेदार ने, अगर किसी पार्टनर ने एग्रीमेंट के विपरीत, एग्रीमेंट के ऑपोजिट कोई काम किया है, फर्म के विरुद्ध, फर्म के ऑपोजिट कोई वर्क किया है, फर्म को नुकसान पहुंचाया है, लॉस पहुंचाया है, फर्म को उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है,
फर्म में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, फर्म के समझौते के अनुसार उसने काम नहीं किया, फर्म के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसने अपना वर्क नहीं किया, तो बाकी के पार्टनर उसे एक नोटिस देकर निष्कासित कर सकते, निकाल सकते कि भैया आपको जाना पड़ेगा, आपने फर्म के अकॉर्डिंग काम नहीं किया है, फर्म को इससे लॉस हुआ। तो ये निष्कासन है। अब निष्कासन एक्सप्रेशंस और निवृत्ति अवकाश में फर्क होता है। यहाँ वो अपनी मर्जी से जाता है और यहाँ उसे दूसरे पार्टनर निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। लेकिन उसे इसका नोटिस देना जरूरी है कि उसे क्यों निकाला जा रहा है, और निकालने के पहले ये बात ध्यान से सुनना चाहिए कि उसको निकालने से फर्म को और लॉस तो नहीं होगा, ठीक है भाई। उसका अगर कोई अच्छा रोल है फर्म में तो उसे समझाकर उसके खिलाफ थोड़ी बहुत कार्रवाई करके उससे बने रहने देंगे, ठीक है। ये निष्कासन कहलाता है, ये एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो आज मैं आपको और एक चीज समझाता हूं, वेट कीजिए। चलिए अब देखिए, जब कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता है तो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। अचानक से अगर हमारे घर का कोई मेंबर चला जाए, घर के बाहर किसी काम की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स घर में आती है। आप देखो हमारे घर में कोई मेंबर है और उसको बाहर जाना पड़ा अचानक से, तो घर में प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो आपके घर में मुख्य मेन व्यक्ति है और वो किसी वर्क के लिए बाहर चला जाता है तो घर में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार बिजनेस में पार्टनर जब बिजनेस छोड़ के जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस को होती है, ठीक है। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि निवृत्त साझेदार के हिसाब में आने वाली समस्याएं, मतलब अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर जब रिटायर होता है तो अकाउंटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है। देखिए मैंने जो बोला कि प्रॉब्लम आती है वो अलग बात, बिजनेस में एक व्यक्ति कम हो जाएगा, एक पर्सन कम हो जाएगा, बिजनेस में पैसे की कमी हो जाएगी क्योंकि वो अपना जमा पैसा तो ले जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस की कमी हो जाएगी, वो एक्सपीरियंस था उसके पास, अब उस चला गया तो एक नया पार्टनर आएगा, हो सकता है उसके पास कम एक्सपीरियंस हो, या हो सकता है कि उसकी जगह पर इन दोनों को ही अपना काम करना पड़ रहा है जो पहले से काम कर रहे हैं, वर्क लोड बढ़ जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे घर में भी आती है अगर कोई जाता है घर छोड़ के, तो वो बात अलग। मैं हिसाब की समस्या, अकाउंटिंग प्रॉब्लम समझा रहा हूं कि अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या होती है। आपने देखा था कि जब नया पार्टनर आता था तो हिसाब किताब में, अकाउंटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो जब जा रहा है तो भी प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है देखिए, शेष साझेदारों के लाभ अनुपात में होने वाला परिवर्तन, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर चला गया, जो 2 पार्टनर बचे उनके लाभ हानि का अनुपात, उनके प्रॉफिट लॉस का शेयर बदल जाएगा। आपने देखा था कि जब नया पार्टनर आता था तो लाभ हानि का अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता था, जिसे आप न्यू रेशियो कहते थे। अब यहाँ एक पार्टनर जा रहा है तो उसका हिस्सा वो छोड़ के जाएगा, अब उसका हिस्सा बाकी के पार्टनर कैसे क्या लेंगे, उनमें कैसे बांटा जाएगा, ये प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिस्से की होगी, शेयरिंग रेशियो की होगी, नया अनुपात न्यू रेशियो निकलेगा जो फ्यूचर में काम आएगा बचे हुए पार्टनर्स को, रिमेनिंग पार्टनर को। तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम होने वाली है, जब पार्टनर आता है तो पुराने साझेदारों के, पुराने पार्टनर्स के रेशियो अनुपात बदल जाते हैं। अब यहाँ एक पार्टनर चला जाएगा तो जो पहला रेशियो था वो बदल जाएगा, उसकी जगह पर एक नया अनुपात, नया रेशियो आएगा जो फ्यूचर में, भविष्य में बचे हुए पार्टनर्स का रहेगा। तो ये भी एक समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही है, ठीक है। उसके बाद संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। यहाँ से आपके दिमाग में बात आई होगी, सर आपने जब एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चंस कराए थे तो असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ था, क्यों हुआ था मैंने बताया था। नए पार्टनर के आने के पहले पुराने पार्टनर असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करके उस पे होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांट लेते हैं ताकि नए पार्टनर का उस पे अधिकार ना हो, राइट ना हो। यहां भी ऐसा होता है, यहां भी ऐसा होता है, मतलब यहां भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। जैसे मान लो मैं एक पार्टनर हूं, मेरे 2 पार्टनर हो गए, हम तीनों ने मिलकर एक भवन, एक बिल्डिंग खरीदी थी 1 लाख रुपए की। उस चीज को आज 10 साल हो गए, आज मैं बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। तो उस 1 लाख की बिल्डिंग में मैंने भी 30,000 रुपीज लगाए थे, तो क्या मैं वो 30,000 रखने रहने दूंगा, मैं ले जाऊंगा, लेकिन मैं 30,000 मांगूंगा क्या? नहीं, वो 30,000 रुपए मैंने कब लगाए थे? आज से 10 साल पहले। आज
मैं उस बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन करवाऊंगा। तो आज उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। उस हिसाब से मेरा हिस्सा 30% होता है, तो मैं यहां से 3 लाख रुपए ले जाऊंगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आया? 1 लाख की बिल्डिंग खरीदी थी, 30,000 रुपीज मैंने लगाए थे, मतलब उस समय मैंने 30,000 रुपए बिजनेस में लगाए थे, और आज वो बिल्डिंग 10 लाख की है, तो 3 लाख रुपए मेरा होगा। मतलब असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन होगा, और मैं जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। तो प्रॉफिट हुआ है वो, और लॉस हुआ हो तो भर के जाऊंगा, लेकिन रिवैल्यूएशन करूंगा जरूर। ठीक है? ऐसा ही दायित्वों के साथ, लायबिलिटीज के साथ भी हो सकता है। अगर कर्जा बढ़ गया है तो मुझे बढ़े हुए कर्जे का हिस्सा देकर जाना पड़ेगा। ठीक है? ये हो सकता है, मतलब रिवैल्यूएशन होगा, पुनर्मूल्यांकन होगा। फिर अविभाजित लाभ और संचय का विभाजन, अनडिवाइडेड प्रॉफिट और रिजर्व। अगर बिजनेस में, देखो मैंने तो बोला है कि बिजनेस में कई प्रॉफिट्स ऐसे होते हैं जिसे बचा कर रखा जाता है इमरजेंसी के लिए, क्या इन फ्यूचर हम उसको बाद में बांट लेंगे आपस में। कई प्रकार के संचय, कई प्रकार के रिजर्व बना के रखे जाते हैं आकस्मिक हानियों की भरपाई के लिए। ठीक है? कंटिजेंसी, जो भी लॉसेस होते हैं उससे कंपनसेशन के लिए, उसके भरपाई के लिए कुछ रिजर्व बना के रखते हैं। अब रिजर्व में सभी पार्टनर का हिस्सा होता है, तो मैं मेरा हिस्सा क्यों छोड़ के जाऊं? मैं तो अपना हिस्सा ले जाऊंगा। ये भी एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है? उसके बाद ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखा होगा आप लोगों ने, जब नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर जो गुडविल होती थी उससे गुडविल का पैसा मांगते थे कि भैया हमारे फर्म की गुडविल है, तुझे भी गुडविल का पैसा लाना पड़ेगा अगर फर्म में आना है तो। अब यहाँ एक पार्टनर जा रहा है तो जो फर्म को गुडविल मिली है उसकी वजह से भी तो मिली है। हो क्या सकता है, डेफिनेटली उसने भी फर्म में बाकी पार्टनर की तरह मेहनत करी है, गुडविल में उसका भी हक है। तो जाते समय वो ख्याति का मूल्यांकन, गुडविल का वैल्यूएशन करवाएगा और अपना हिस्सा, अपना शेयर लेके जाएगा। क्योंकि जब आता है तो उसे गुडविल का पैसा मांगा जाता है, तो जाते समय वो गुडविल का अपना हिस्सा क्यों छोड़ के जाएगा? फर्म को गुडविल मैंने भी दी है, मेरी वजह से भी फर्म को गुडविल मिली है, मैं अपना हिस्सा लेकर जाऊंगा। ठीक है? फिर है निवृत्त साझेदार को देय राशि, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। जो पार्टनर जा रहा है, देखिए आप देखना, आपके आसपास जो भी व्यक्ति रिटायर होता है तो उसके पास जितना भी पैसा होता है उसको फर्म देती है जाते समय। जैसे आप ग्रेजुटी कह सकते हो, ठीक है, पीएफ प्रोविडेंट फंड कह सकते हो, मिलता है उससे। तो जो पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाएगा उसकी जमा पूंजी, उसका जमा पैसा उसे दिया जाना, इसका कैलकुलेशन करना, इसका हिसाब किताब करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि उसे कितना पैसा कब और कैसे दे। फिर देय राशि का उत्तरदायित्व और विधि, लायबिलिटीज एंड मेथड्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर को जो पैसा दिया जा रहा है उसका दायित्व किसका, उसकी लायबिलिटीज किसकी? डेफिनेटली जो साझेदार, जो पार्टनर बच गए उनकी, फर्म। और उसकी पेमेंट किस मेथड से करे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इतनी प्रॉब्लम्स आती है, और ये सारी प्रॉब्लम क्वेश्चन करते समय भी आएंगी। इसलिए हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस ना करके मेथड्स पे ध्यान देंगे। मेथड ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चंस इसके अलग अलग तरीके से ट्रीट किए गए हैं, क्योंकि हर बिजनेस में अलग अलग तरीके से रिटायरमेंट की मेथड यूज की जाती है। ठीक है? इसलिए इसकी क्वेश्चंस हम जितने हो उतने करेंगे, लेकिन मेथड पे आपको ध्यान देना। ठीक है?